नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के मनोविज्ञान पर। मॉर्गन हाउसल की एक काफ़ी मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि उस पर जो ऑनलाइन चर्चाएं हुई हैं जैसे रेडिट या गुडरीड्स पर, उनको भी थोड़ा देखेंगे। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए पैसा अक्सर हमें लगता है कि ये बस गणित है ना, आंकड़े हैं, हिसाब किताब है। पर सच तो ये है कि इसमें हमारी भावनाएं, हमारा दिमाग, मतलब हमारा मनोविज्ञान, उसका बहुत बड़ा हाथ है। सही कहा। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। शुरुआत एक कहानी से करते हैं, बल्कि दो कहानियों से जो काफ़ी अलग हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। एक तरफ है रोनाल्ड रीड। ये एक साधारण से चौकीदार थे जिन्होंने बड़े धैर्य से निवेश किया और पता है कितना, $8 मिलियन जमा कर लिए। 8 मिलियन? एक चौकीदार ने? कमाल है। हाँ, और दूसरी तरफ है रिचर्ड फैस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े हुए बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। लेकिन लालच, ज्यादा कमाने के चक्कर में वो दिवालिया हो गए। बाप रे। मतलब एक तरफ साधारण चौकीदार करोड़पति बन गया और एक हार्वर्ड एजुकेटेड एग्जीक्यूटिव कंगाल। तो ये साफ दिखाता है कि पैसे के मामले में सिर्फ किताबी ज्ञान या होशियारी सब कुछ नहीं है। शायद आपका व्यवहार ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। आपका बर्ताव कैसा है पैसों के साथ, आप फैसले कैसे लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो आज का मकसद यही है कि इस किताब और इन चर्चाओं से जो जरूरी मनोवैज्ञानिक सबक हैं उनको समझें, ताकि हम सब पैसे को लेकर बेहतर फैसले ले सकें। ठीक है। तो पहली बात जो किताब कहती है और जो मुझे काफी सही लगी वो ये कि पैसे को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं होता। सब अपनी जगह ठीक सोच रहे होते हैं। ये कैसे? हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, हम पैसे से जुड़े जो भी फैसले लेते हैं ना, वो हमारे अपने निजी अनुभवों से बनते हैं। अब जिसने मान लीजिए बचपन में या कभी गरीबी देखी है, तंगी झेली है, उसकी सोच पैसे को लेकर उस इंसान से बहुत अलग होगी जो हमेशा से अमीर रहा है। जैसे किताब में उदाहरण था कि 1950 में जिसने शेयर बाजार देखा उसका अनुभव 1970 वाले से बिल्कुल अलग होगा। एग्जैक्टली। हमारे अनुभव, चाहे वो दुनिया की सच्चाई का कितना भी छोटा हिस्सा क्यों ना हो, हमारी सोच पर उनका, कह सकते हैं, 80% असर होता है। अच्छा, 80%। तो फिर जो कम आय वाले लोग लॉटरी खरीदते हैं, जिन्हें शायद कुछ लोग कहें कि ये क्या बेवकूफ़ी है। हाँ, तो किताब कहती है कि उन्हें पागल समझने के बजाय ये सोचिए कि शायद वो अपने अनुभव के आधार पर एक उम्मीद खरीद रहे हैं। शायद उनके लिए अमीर बनने का यही एक रास्ता दिखता हो। ये उनके लिए तर्कहीन नहीं, व्यवहारिक हो सकता है। ये एक अलग नजरिया है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है किस्मत और जोखिम। कहा गया है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। बिल गेट्स को लेकसाइड स्कूल में कंप्यूटर मिलना ये किस्मत थी, लाखों में एक चांस था उस जमाने में। लेकिन उन्हीं के स्कूल के दोस्त केंटी वांस, उनका पहाड़ चढ़ते हुए मर जाना, वो दुखद था पर वो जोखिम था। वो भी लाखों में एक घटना थी। ओह। तो कहने का मतलब है कि सफलता कभी पूरी तरह हमारी मेहनत का नतीजा नहीं होती और असफलता भी पूरी तरह हमारी गलती नहीं होती। इसमें किस्मत और जोखिम का बड़ा हाथ होता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सही बात है, हम नतीजों को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत ले लेते हैं। अच्छा, और ये जो कहा जाता है कि इंसान हमेशा तर्कसंगत यानी रैशनल फैसले लेता है, किताब इसे भी चुनौती देती है। हाँ बिल्कुल। इंसान मतलब कोई एक्सेल स्प्रेडशीट तो है नहीं। हम सब भावनाओं वाले लोग हैं। तो हम तर्कसंगत से ज्यादा न व्यावहारिक होने की कोशिश करते हैं। रीजनेबल, नॉट ऑलवेज रैशनल। व्यावहारिक मतलब ये कि सबसे अच्छा निवेश शायद वो नहीं है जो गणित के हिसाब से बेस्ट रिटर्न दे, बल्कि वो है जिसे करके आप रात को चैन से सो सकें। हैरी मार्कोविच का उदाहरण लीजिए, नोबेल पुरस्कार विजेता है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी दी उन्होंने। हाँ पता है। पर उन्होंने खुद अपना पैसा कैसे लगाया? 50% स्टॉक, 50% बॉन्ड। बिल्कुल सिंपल। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर स्टॉक मार्केट गिरा तो उन्हें बहुत पछतावा होगा। तो ये उनके लिए व्यावहारिक था, भले ही शायद गणितीय रूप से ऑप्टिमल ना हो। अच्छा, तो अपनी भावनाओं को समझना और उनके हिसाब से फैसला लेना ज्यादा सही है, बजाय सिर्फ नंबर देखने के। बल्कि एक स्टडी का भी जिक्र है कि 90% वित्तीय निर्णय भावनाओं पर टिके होते हैं। हाँ, डैनियल कैनेमन की स्टडी है ये। 90% फैसले भावनाओं से। तो अपनी मनी स्क्रिप्ट्स यानी पैसे को लेकर बचपन से बनी धारणाएं, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। और भावनाओं के असर को कम करने का एक तरीका है कि तथ्यों पर ध्यान दें। चलिए, अब कुछ आम गलत फहमियों या जालों की बात करते हैं जिनमें लोग फंस जाते हैं। पहला है कभी पर्याप्त नहीं वाला सिंड्रोम। हाँ, ये बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कुछ बहुत अमीर लोग भी अजीब हरकतें कर बैठते हैं, बड़ा जोखिम ले लेते हैं।
रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ जैसे उदाहरण है। अक्सर क्यों होता ही है? सामाजिक तुलना, दूसरों से अपने बराबरी करना कि उसके पास वो है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो इसका हल क्या है? हल है ये जानना कि आपके लिए कितना काफी है। वो एक सीमा तय करनी होगी, वरना आप वो चीजें भी दांव पर लगा देंगे जो आपके पास हैं और जिनकी आपको जरूरत है, उन चीजों के लिए जो आपके पास नहीं है और जिनकी शायद जरूरत भी नहीं। बिल्कुल। और वो मैन इन द कार पैराडॉक्स भी बड़ा मजेदार है हाँ, कि हम सोचते हैं कि महंगी गाड़ी चलाएंगे तो लोग हमें देख के सोचेंगे वाह क्या आदमी है, पर असल में दूसरे लोग उस गाड़ी को देख के सोचते हैं वाह क्या गाड़ी है, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी हो। तो हाँ। आपकी इज्जत नहीं कर रहे होते, वो उस चीज की चाहत कर रहे होते हैं। हाँ हाँ सही है मतलब दिखावे से इज्जत नहीं मिलती, नहीं। लोग आपकी चीजों से प्रभावित होते हैं, आपसे नहीं। और इसी से जुड़ा है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। अमीर दिखना मतलब महंगा खर्च करना, और दौलतमंद होना यानी वो पैसा जो आपने बचाया है, जो आपको आजादी देता है, विकल्प देता है। ये दो अलग बातें हैं। और दौलत बनाने का तरीका क्या है फिर? एक ही तरीका है, पैसा खर्च न करना। मतलब अपनी आय से कम खर्च करना और जो बचता है उसे सही जगह लगाना। दौलत छिपी होती है, खर्च में नहीं। एक और चीज जो किताब कहती है, निराशावाद का आकर्षण, मतलब बुरी खबरें हमें ज्यादा खींचती हैं। हाँ, क्योंकि निराशावाद ज्यादा समझदारी भरा लगता है, ज्यादा बौद्धिक लगता है। बुरी खबरें तुरंत ध्यान खींचती हैं, जबकि तरक्की, प्रोग्रेस वो धीरे धीरे होती है, उबाऊ लगती है। जैसे तेल की कीमतों को लेकर कितनी भविष्यवाणियां हुई कि तेल खत्म हो जाएगा, दुनिया रुक जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि तकनीक ने, बाजार ने नए हल निकाल लिए। लेकिन डर बेचना आसान है। बिल्कुल। और जब दाव ऊंचे हों, जैसे पैसों के मामले में, तो लोग कहानियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, आंकड़ों पर कम। हम दुनिया की एक अधूरी सी तस्वीर देखते हैं और अपने मन में पूरी कहानी गढ़ लेते हैं। तो ये तो ही गलतफहमियां। अब समझदारी से दौलत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कंपाउंडिंग की ताकत तो है ही। हाँ, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। समय इसमें सबसे बड़ा हथियार है। वॉरेन बफे को देखिए, उनकी ज्यादातर दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनी। मतलब अच्छे रिटर्न पाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप लंबे समय तक टिके रहें। टिके रहना, सर्वाइवल। हाँ, सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अमीर बनने के लिए शायद थोड़ा जोखिम लेना पड़े, पर अमीर बने रहने के लिए विनम्रता चाहिए, ये डर चाहिए कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। इसीलिए गलती की गुंजाइश यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। ऐसे फैसले लें कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आप पूरी तरह बर्बाद ना हो। ठीक है। और वो टेल्स यू विन वाला क्या सिद्धांत है कि ज्यादातर चीजें फेल होती हैं, पर कुछ सफलताएं इतनी बड़ी होती हैं कि सब संभाल लेती हैं? सही पकड़ा। वेंचर कैपिटल इसी पर चलता है। डिज्नी ने कितनी फिल्में बनाई जो नहीं चली, पर कुछ इतनी चली कि कंपनी खड़ी हो गई। इसका मतलब है कि ज्यादातर निवेश औसत रहेंगे या शायद डूब भी जाएं, पर कुछ इतने अच्छे चलेंगे कि वो सब बराबर कर देंगे। इसीलिए बाजार गिरने पर घबराना नहीं है, शांत रहना है। और सबसे बुनियादी सलाह, पैसा बचाएं, बचत। इस पर आपका पूरा नियंत्रण है। आपको नहीं पता भविष्य में क्या होगा, तो बचत करें। और सिर्फ किसी खास लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि बस यूं ही बचाएं। ये आपको अप्रत्याशित खर्चों से बचाता है, मौके देता है और सबसे बढ़कर अपने समय पर नियंत्रण देता है। बचत अहंकार और आय के बीच का अंतर है। ये लाइन भी अच्छी थी। हाँ, जितनी विनम्रता होगी उतना ज्यादा बचा पाएंगे। और अंत में पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आजादी। आजादी, अपने समय पर नियंत्रण। आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, ये तय कर पाना ही असली दौलत है। असली डिविडेंड यही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पैसा सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये बहुत हद तक दिमाग का, व्यवहार का, भावनाओं का खेल है। और कोई एक सही तरीका नहीं है सबके लिए। वही तरीका सही है जो आपके लिए काम करता है। हाँ, सबसे जरूरी है खुद को समझना, अपनी भावनाओं को, अपने बायस मतलब पूर्वाग्रहों को पहचानना, लंबी अवधि की सोचना और ये जानना कि कितना काफी है। याद रखिए, दौलत बनाना मुश्किल हो सकता है, पर उसे बनाए रखना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और उसमें विनम्रता बहुत काम आती है। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताब में एक चैप्टर है यू विल चेंज, कि हम समय के साथ बदलते हैं, हमारी जरूरतें बदलती हैं। हाँ, तो क्या पैसे को लेकर ये जो मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां हमने डिस्कस की,
क्या ये भी हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बदल सकती हैं? या हम अब भी उन्हीं पुरानी धारणाओं से, अपनी मनी स्क्रिप्ट से बंधे हुए हैं, जो शायद आज उतनी काम की ना हो? सोचने वाली बात है।